नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार से गांधी मैदान गूंज उठा। भव्य था। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार की मौजूदगी में सम्राट के 32 सेना ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन कौन मंत्री बना, वो तो हम बताएंगे ही। सवाल ये है कि किसे आउट कर दिया गया और क्यों। क्या नीतीश के जाने के बाद उनकी करीबियों का मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं है? सवाल ये उठता है। या फिर सम्राट कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं? नई जनरेशन के लिए नए चेहरे उतारकर पुराने को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा फेरबदल हुआ है जो न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि आने वाले दिनों के समीकरणों पर भी गहरा असर डालने वाला है। लेकिन इस शपथ ग्रहण के पीछे छिपी है एक बड़ी कहानी। कुछ चेहरे बाहर हुए, कुछ नए अंदर हुए और कुछ पुराने दावेदारों का इंतजार है। क्या यह सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार था या बिहार की सत्ता के गहरे गणित का नया अध्याय? चलिए लास्ट तक बने रहें, हम एक एक करके सभी परतों को उधेड़ेंगे। मंगल पांडे का हुआ पत्ता साफ। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके मंगल पांडे, जिन्होंने पार्टी को बंगाल तक पहुंचाया, उनका पत्ता साफ हो गया। साथ में सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद भी बाहर। नीतीश कुमार के पुराने कैबिनेट के ये चेहरे अब सम्राट सरकार में जगह नहीं बना पाए। क्यों? क्या यह पुरानी लॉबी का अंत है या नई रणनीति की शुरुआत है? सवाल उठते हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह विस्तार सिर्फ 32 शपथों का नहीं, बल्कि जातीय, क्षेत्रीय और जनरेशन शिफ्ट का है। बीजेपी ने नए चेहरों पर दाव लगाया। जेडीयू ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार को मौका दिया है। चलिए सबसे पहले उन मंत्रियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने शपथ ली है। मंच पर एक एक करके नाम पुकारे गए। एनवायरमेंट में खुशी देखी गई, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक चुपचाप सब चीज नोट कर रहे थे। बीजेपी कोटा से कई नए और कुछ पुराने चेहरे आए। जेडीयू से भी मिक्स, कुछ पुराने कुछ नए। कुल मिलाकर के 50-50 फॉर्मूला के तहत संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखी। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह। निशांत कुमार, हाँ, नीतीश कुमार के इकलौते बेटे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब जेडीयू में एंट्री और सीधे मंत्री बन गए। पिता का आशीर्वाद लेकर शपथ ली। बैकग्राउंड अगर इनका देखे तो कुछ खास नहीं है, बस नीतीश कुमार के बेटे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 1975 में जन्म लिए, स्टूडेंट लाइफ में इंजीनियर रहे, प्राइवेट लाइफ पसंद करते रहे। राजनीतिक उपलब्धि अभी शुरू ही हुई है, लेकिन नाम ही उनका सबसे बड़ा कैपिटल। नीतीश कुमार के बेटे, बस इतना ही। क्या ये नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने का मैसेज है? सवाल ये भी है। भविष्य में उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। मिथिलेश तिवारी पर आते हैं। बीजेपी का नया चेहरा, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व, गोपालगंज के बैंकुंठपुर से पूर्व एमएलए, पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी, लंबे समय से संगठन में सक्रिय, राजनीतिक करियर में स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़, 2015 में विधायक बने, पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने में योगदान। नए चेहरे के रूप में उन्हें मौका मिला, शायद सामाजिक समीकरण साधने के लिए। नीतीश मिश्रा झंझारपुर से बीजेपी के दिग्गज हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, शुगरकेन जैसे विभाग संभाले। उपलब्धियां कमाल की है। मनरेगा में ट्रांसपेरेंसी के लिए नेशनल अवार्ड्स, कोशी बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन, ई गवर्नेंस में इनोवेशन। बैकग्राउंड अगर इनका देखें तो इतिहास और एमबीए की पढ़ाई हुआ है। युवा लीडर के रूप में पहचान इन्हें मिली है। पिछली सरकार में जगह न मिलने के बावजूद अब वापसी हुई। अनुभव का फायदा उठाने की रणनीति लगती है। कुमार शैलेंद्र या शैलेश कुमार उर्फ बुल्लो मंडल अब कुछ भी है। भागलपुर क्षेत्र से हैं, जेडीयू कोटा से हैं, पूर्व एमपी भी रह चुके हैं, लेकिन लेवल पर मजबूत है। कुमार शैलेंद्र या शैलेश कुमार उर्फ बुल्लो मंडल भागलपुर क्षेत्र से हैं। बता दें आपको कि लोकल लेवल पर मजबूत है। कृषि पृष्ठभूमि, ग्राउंड कनेक्ट अच्छा है। राजनीतिक उपलब्धि अगर देखें तो चुनावी जीत और क्षेत्रीय मुद्दों पर आवाज। नया चेहरा या रिटर्निंग, दोनों में से एक, लेकिन उनका शामिल होना ओबीसी या स्थानीय बैलेंस का हिस्सा है। कई और भी नाम हैं, जैसे विजय कुमार सिन्हा हो गए, रामकृपाल यादव हो गए, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, संजय सिंह टाइगर, प्रमोद चंद्रवंशी, लक्ष्मींद्र पासवान जैसे बीजेपी के पुराने और नए चेहरे। जेडीयू से अशोक चौधरी हैं, श्रवण कुमार है, लेशित सिंह, मदन सहनी, रत्नेश सदा, जमा खान, ये सब लोग आज शपथ लिए। एलजीपी, आरवी, हम से, आरएलएम से भी एक दो नाम सामने आए। कुल मिलाकर के 32 चेहरों ने आज शपथ लिया मंत्रिमंडल का।
जातीय समीकरण में राजपूत सबसे ज्यादा है और फिर बाकी लोग। इन नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। अब जो बाहर रहे उनका जिक्र कर लेते हैं। मंगल पांडे, ये नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। स्वास्थ्य और कानून मंत्री रह चुके हैं, युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, बंगाल प्रभारी, उपलब्धियां बहुत है। पार्टी का विस्तार इन्होंने किया, स्वास्थ्य विभाग में काम किया, लेकिन इस बार बाहर है। कारण कई लोग ये कहते हैं, हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि संगठन में बड़ी भूमिका है, शायद राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव जैसी जिम्मेदारी नहीं मिल जाए या फिर नए समीकरण साधने की कोशिश है। ब्राह्मण कोटा में नीतीश मिश्रा जैसे नए चेहरे को जगह दिया गया है, इन्हें साइड किया गया। क्या ये डिमोशन है या प्रमोशन? सवाल अभी बाकी है। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से 3 बार विधायक, डेयरी पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। क्षेत्रीय प्रभाव है, लेकिन परफॉर्मेंस या कास्ट इक्वेशन में फिट ना बैठे। नारायण प्रसाद, इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। नौतन से 4 बार जीते हैं, आपदा प्रबंधन संभाला, अनुभवी, लेकिन इस बार बाहर। बीजेपी ने परफॉर्मेंस, एज, कास्ट और नए चेहरों को मिक्स पर फोकस किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार के करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली? सम्राट सरकार बीजेपी लीड कैबिनेट है, जेडीयू का बैलेंस है, लेकिन नीतीश की पुरानी टीम का कुछ हिस्सा साइडलाइन है। कारण शायद जनरेशन शिफ्ट, निशांत को जगह देकर के सिग्नल दिया गया है, या फिर बीजेपी की मजबूत पकड़ जहां नए चेहरे को प्रमोट किया जा रहा है। नीतीश अभी भी एनडीए में है, लेकिन पावर शेयरिंग का नया फॉर्मूला। एनालिटिक रूप से अगर देखें तो आगामी चुनाव के लिए फ्रेश फेसेस, कास्ट बैलेंस और एंटी इनकम्बेंसी से बचने की ये कोशिश भी हो सकती है। एक तरफ अनुभवी बाहर हो रहे हैं, नए को अंदर लाया जा रहा है, दूसरी तरफ नीतीश फैमिली की एंट्री भी हो रही है। क्या ये स्थिरता लाएगा या टेंशन बढ़ाएगा? सामाजिक समीकरण सध गए हैं या कुछ वर्ग नाराज हो गए हैं? कई सवाल ऐसे में उठते हैं कि बीजेपी नए सामाजिक गठजोड़ साध रही है, जेडीयू अपने विरासत बचाने में लगा है। बिहार की राजनीति कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। आज जो बाहर है कल वापस आ सकते हैं, जो अंदर है उन्हें प्रूफ करना होगा। सम्राट सरकार को अब विभाग बंटवारे के बाद काम दिखाना है। विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, जनता यही देखेगी, लेकिन सत्ता का खेल हमेशा सरप्राइज देता है। आप क्या सोचते हैं? ये विस्तार सिर्फ शपथ नहीं, सामाजिक इंजीनियरिंग है। राजपूत सबसे ज्यादा, फिर अन्य, और बीजेपी नए गठजोड़ साध रही है। जेडीयू विरासत बचाने में लगी हुई है। मंत्रिमंडल में जातियों पर किया गया फोकस। सबसे पहले ऊपरी जातियों की बात करें तो इस कैबिनेट में राजपूतों का दबदबा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। 4 या उससे भी ज्यादा राजपूत चेहरे मंत्रिमंडल में हैं। श्रेयसी सिंह, संजय सिंह, टाइगर, लेशी सिंह जैसे नामी चेहरे शामिल है। राजपूत समुदाय बिहार में प्रभावशाली रहा है, खासकर कुछ क्षेत्रों में बीजेपी ने उन्हें अच्छी संख्या दी है, जो ऊपरी जाति के वोट बैंक को मजबूत करने का संकेत है। भूमिहारों को भी 2-3 जगह दी गई है। विजय कुमार सिन्हा जैसे दिग्गज भी मंत्रिमंडल में शामिल है। ब्राह्मण कोटा में मिथिलेश तिवारी या नीतीश कुमार जैसे नए चेहरे को मौका मिला है, जबकि मंगल पांडे जैसे पुराने ब्राह्मण चेहरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या ये जनरेशनल शिफ्ट है? सवाल यही है। और अब ओबीसी और कुशवाहा कुर्मी का खेल जरा देख लीजिए। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा यानी कि कोयरी समाज से आते हैं। उनका सीएम बनना और निशांत कुमार जैसे जेडीयू चेहरे का शामिल होना लव कुश समीकरण को मजबूत करता है। 3-4 कुशवाहा चेहरे भी इसमें शामिल हैं। सम्राट के अलावा अन्य भी लोग हैं। कुर्मी को भी जगह दी गई है। जेडीयू की परंपरा को ध्यान में रखते हुए यादव को 2 मंत्री दिया गया है। रामकृपाल यादव है जैसे बीजेपी के दिग्गज है। वैश्य यानी कि बनिया को भी जगह दी गई है। बीजेपी की रणनीति साफ है, यादव के अलावा नॉन यादव ओबीसी को जोड़ना, ताकि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक टूटे। ईबीसी और अति पिछड़ों का भी खास ध्यान रखा गया है। बिहार की जाति जनगणना में ईबीसी सबसे बड़ी आबादी है और इस कैबिनेट में 3-4 ईबीसी चेहरे हैं। बुलो मंडल, मदन सहनी, रामेश्वरम या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मलाह निषाद को भी जगह मिली है। बीजेपी ने नए चेहरों को प्रमोट करके ईबीसी वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। यह नीतीश कुमार की पुरानी रणनीति का कंटिन्यूएशन भी लगता है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में दलित, महादलित ये बैलेंस हुए हैं। 5 या उससे ज्यादा दलित चेहरे हैं, जैसे कि पासवान, रविदास, चंद्रवंशी, मंझी समुदाय से लोग हैं। एलजीपीआरवी और हम से कोटे से भी प्रतिनिधित्व मिला है। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह संतुलन साधा गया है। महादलितों को भी जगह मिली है, जो नीतीश की पहचान रही है। मुस्लिम और महिला प्रतिनिधित्व, 1-2 मुस्लिम चेहरे जैसे कि जमा खान है,
पूरे मंत्रिमंडल में यही एक चेहरा है। महिलाओं को भी मौका दिया गया है। श्रेयसी सिंह, श्वेता गुप्ता, इनको स्पेस दिया गया है यहाँ पे। हालांकि संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन सिग्नल साफ है कि अब सवाल ये है, क्योंकि कुछ जातियों को ज्यादा, कुछ को कम दिया गया है, और ऐसे में सवाल भी उठते हैं। बीजेपी ने राजपूत और ईबीसी पर फोकस बढ़ाया है, जबकि पुराने चेहरे जैसे कि ओबीसी चेहरों को एडजस्ट किया गया। मंगल पांडे बाहर कर दिए गए, जो कि ब्राह्मण फेस है, और ऐसे में इनके जगह पर एक ब्राह्मण फेस को लाया गया है, शायद संगठन में नई भूमिका के लिए। सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद भी ड्रॉप किए गए। परफॉर्मेंस, एज और नए समीकरण का मिक्स हो गया है। नीतीश के करीबियों को सीमित जगह दी गई है, क्योंकि अब बीजेपी लीड सरकार है, जेडीयू बैलेंस पर है। निशांत कुमार का आना जेडीयू की विरासत बचाने और युवा कर्मी फेस को प्रमोट करने का तरीका है। बिहार में ओबीसी ईबीसी 60% से ज्यादा आबादी है। एनडीए ने ऊपरी जातियों यानी कि 15 से 20% को अच्छा हिस्सा देकर पारंपरिक समर्थन बनाए रखा है, जबकि पिछड़ों और दलितों को पेनिट्रेशन बढ़ाया है। ये 2025 चुनाव के बाद का एडजस्टमेंट है, जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। क्षेत्रीय बैलेंस में मिथिला, मगध, अंग क्षेत्र से चेहरे सामने आए हैं। जाति का ये समीकरण स्थिरता ला सकती है, लेकिन चुनौती भी है। अगर विभाग बंटवारे में असंतोष हुआ तो नाराजगी बढ़ सकती है। क्या राजपूत दबदबा अन्य ओबीसी को नाराज करेगा? क्या ईबीसी को मिला मौका वोट में ट्रांसफर होगा? सवाल बरकरार है। सम्राट सरकार को अब काम से साबित करना है कि जाति से ऊपर विकास है। और अंत में बिहार की राजनीति जाति के बिना अधूरी है, लेकिन सम्राट कैबिनेट ने इसे नई दिशा दी है। ऊपरी जाति प्लस नॉन यादव, ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस दलित, ये फॉर्मूला एनडीए को मजबूत रख सकता है, लेकिन जनता विकास देखना चाहती है, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा। लेकिन सत्ता का असली टेस्ट अब शुरू हुआ है। क्या लगता है आपको? समीकरण कितना सफल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।